हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। बहुत अच्छे से आप क्लासेस को देख रहे हैं और लाइव आंसर करते हैं, बाद में भी क्लासेस को देखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होगा बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये आपको तब पता चलेगा इन क्वेश्चन की वैल्यू जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जो आप रिवीजन कर रहे हैं तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने जो रिवीजन किया था, कोई भी चैनल हो सकता है बट आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो थैंक यू सो मच आपको इतना प्यार देने के लिए। चलिएगा, आज के इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड मदर ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। बताएंगे मदर ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक के लिए किसको जाना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ को, चार्लेटे ब्रांटे को, एमिली ब्रांटे को या एने ब्रांटे को। बताएंगे, आप आंसर करें। बताइएगा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन। तो आपका आंसर बताएं, कौन सा करेक्ट करेंगे। वर्जीनिया वुल्फ बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ करेक्ट हैं। इन्होंने अपने आप को शेक्सपियर की सिस्टर कहा है। वर्जीनिया वुल्फ अपने आप को शेक्सपियर की सिस्टर मानती हैं, काल्पनिक सिस्टर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक की मदर यही मानी जाती हैं। इनका अगर आप टाइम देखने का प्रयास करें तो 1822 में इनका जन्म होता है और 1941 में इनकी मृत्यु होती है। आप इसको याद रखिएगा। और ये जो आपको मिल रही हैं चार्लेटे ब्रांटे, एमिली ब्रांटे और एने ब्रांटे, ये ब्रांटे सिस्टर्स मानी जाती हैं। ये ब्रांटे सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं। तो चार्लेटे ब्रांटे के अगर आप टाइम को जानें तो 1816 से लेकर के 1855 इनका जो है चार्लेटे ब्रांटे का लाइफ स्पैन है। और एमिली ब्रांटे को देखें तो 1888 देख लें, 1818 यानी 1818 से 1849 इनका समय है। और एने ब्रांटे को अगर आप देखें तो 1820 में इनका जन्म होता है, 1820 में, और 1849 में इनकी मृत्यु होती है। तो आपको ये चार्लेटे ब्रांटे, एमिली ब्रांटे, एने ब्रांटे, ब्रांटे सिस्टर के नाम से मिल जाएंगी। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज कॉल्ड अ ग्रेट सिम्बॉलिस्ट एंड लास्ट बिलेटेड रोमांटिक्स। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा जो है व्यक्ति है जो इसमें से आपको ग्रेट सिम्बॉलिस्ट तथा लास्ट बिलेटेड रोमांटिक्स कहा जाता है। ये लास्ट बिलेटेड रोमांटिक्स वाला जो पॉइंट है ये आपको एडेड जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको मिला था ये क्वेश्चन कि किसको इनमें, इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस दिए थे और बिलेटेड रोमांटिक्स के लिए पूछा था। तो बताइएगा, ऑप्शन आपको मिल गया लॉर्ड बायरन, थॉमस हार्डी, W.B. ईट्स बराबर विलियम बटलर ईट्स और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बताइएगा लास्ट बिलेटेड रोमांटिक्स और ग्रेट सिम्बॉलिस्ट किसको माना जाता है। आप सभी लोग सेलिंग टू बाइजेंटियम पोयम पढ़े होंगे। बाइजेंटियम पोयम, सेकंड कमिंग पोयम, ये सब पोयम आपने पढ़ रखा है। W.B. ईट्स हैं इसके आंसर। ओके, W.B. ईट्स को देखेंगे तो 1865 में इनका जन्म होता है और 1939 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया क्वेश्चन। लॉर्ड बायरन को जो है रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, तो 1788 में इनका भी है, 1824 में हम लोग कल देखे थे। और थॉमस हार्डी तो आप जानते ही हैं, ये भी इनका जन्म पूछा था, 1840 में इनका जन्म होता है और 1928 में इनकी मृत्यु होती है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को भी आप देख लें, 1809 से लेके 1892। ओके, तो आपको आंसर मिल गया सी ऑप्शन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बैग्ड नोबेल प्राइज इन 1925। बताइएगा किसकी वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला था 1925 में। ऑप्शन है आपको मिल रहा है आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, सेंट जॉन, या कहीं कहीं आपको ये भी सेंट जॉन या सेंट जॉन, ये दोनों स्पेलिंग है। बोथ आर करेक्ट, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा एक ही का दोनों मिल जाता है।
मैन एंड सुपरमैन, बताइएगा किसकी वजह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1924 में आया था, 1924 में लिखते हैं और 1925 में नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। आर्म्स एंड द मैन का भी डेट आप देख लें, 1894 में लिखा गया और 1898 में एवेन्यू थिएटर में परफॉर्म किया गया था पहली बार। इसको 1895 में लिखा गया था। सेंट जॉन तो हमने आपको बता ही दिया, 1924। ओके, और आपको मिल जाएगा मैन एंड सुपरमैन, तो ये 1903 याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हु रोट किंग लियर्स वाइफ 1920, बताइएगा किंग लियर्स वाइफ 1920 में किसने लिखा? W.H. ऑर्डन ने, या जॉर्डन बॉटमली ने, या समरसेट मॉघम ने, या इनका पूरा नाम विलियम समरसेट मॉघम है, ठीक है, और D.H. लॉरेंस ने। कौन लिखा होगा बताइएगा? 1920। अगर आपको ये डेट याद है तो आप मतलब कोरिलेट कर लें कि 1920 में कौन रहा होगा, कौन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो 1920 को लेकर गुजरते हैं। सबका जन्म 1800 समथिंग में हुआ था, सिर्फ W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था, याद रखिए। 1907 में इनका जन्म होता है, 1973 में इनकी मृत्यु होती है W.H. ऑर्डन की। और आपको मिल जाएगा जॉर्डन बॉटमली, इनका जन्म आपका देख लीजिएगा 20 फरवरी 1874 में जन्म हुआ और 25 अगस्त और 1948 में मृत्यु हुई। इसी साल T.S. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो डेट आप किसी भी प्रकार से लर्न करें। विलियम समरसेट मॉघम का जन्म 1874 से 1965 इनकी मृत्यु का समय है। और आप देखिए D.H. लॉरेंस का 1855 टू 1930। ओके, तो किसी भी प्रकार से आप याद रखें। अब आपको याद रखना पड़ेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जॉर्डन बॉटमली ने किंग लियर्स वाइफ 1920 आंसर किया था। बी वाले विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एम्बिक मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड द राइजिंग मीटर बिकॉज, बताएं। ऑप्शंस आर द स्ट्रेस फॉल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फुट, द स्ट्रेस फॉल्स एट द एंड ऑफ द फुट, द स्ट्रेस फॉल्स एट द मिडिल ऑफ द फुट, द स्ट्रेस फॉल्स एट द अल्टरनेट फुट। बताएं कौन सा आंसर करेंगे। एम्बिक मीटर आपको याद होगा, मैंने आपको बता रखा है। IT याद रखें, SP याद रखें, AD याद रखें। यानी एम्बिक का उल्टा ट्रॉकी और एनापेस्टिक का उल्टा पायरिक, एनापेस्टिक का उल्टा डाक्टैलिक या डाइक्टैलिक और स्पॉन्डाइक का उल्टा पायरिक। ये जो मीटर है ना, आप देखते हैं एम्बिक है, ट्रॉकी है, स्पॉन्डाइक है, पायरिक है, एनापेस्टिक है, डाक्टैलिक है। तो जस्ट अपोजिट याद रखें। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस उल्टा चलता है। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस चलता है एम्बिक का, तो किस में हो जाएगा? यानी अंत में स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। ओके, एम्बिक में अनस्ट्रेस पहले स्ट्रेस बाद में आता है और जस्ट अपोजिट इसका ट्रॉकी होता है, यानी स्ट्रेस पहले जो है अनस्ट्रेस बाद में। तो यहाँ पे बताना स्ट्रेस अंत में आएगा, तो बी वाला करेक्ट है। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द बैलेड्स मोस्ट कॉमनली यूज, आपको मिल जाएगा कौन सा स्टेंजा यूज होता है बैलेड में। ऑप्शन देख लीजिए, हीरोइक कपलेट, राइम रायल, क्वार्ट्रेन या रिफ्रेन। क्या करेक्ट किया जाए? हीरोइक कपलेट मतलब 2-2 लाइन का स्टेंजा, राइम रायल 7 लाइन आप जानते हैं और क्वार्ट्रेन 4 लाइन। रिफ्रेन मतलब मैं तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आंसर लेती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए और जिस विद्यार्थी को तैयार है उसका रिवीजन हो जाए। और जिनको नए क्वेश्चन या जिनका थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, रिवीजन न करने से 0 पे पहुंच जाते हैं, तो उनका रिवीजन हो जाए। रिफ्रेन बोलते हैं 4 लाइन के बाद जो रेपिटेशन होता है उसको रिफ्रेन बोलते हैं, बैलेड में होता है ये। जैसे आप देखते हैं ना कि ला बैलेड एम सेंस मर्सी, विलियम आपको मिल जाएगा ना, जॉन कीट्स का बैलेड है। तो ला बैलेड एम सेंस मर्सी में 4 लाइन के बाद जब स्टेंजा का रिवीजन होता है चौथे लाइन पे, ला बैलेड एम सेंस मर्सी चौथे लाइन पे आता है। टोटल 12 लाइन है इसमें। ओके, तो आपको ये ला बैलेड एम सेंस मर्सी का जो अंत में रिवीजन हो रहा है वही रिफ्रेन कहलाता है। तो यहाँ पर बैलेड स्टेंजा 4-4 लाइन का क्वार्ट्रेन। ओके, आगे बढ़ जाएं। व्हेन द पोएट सेज दैट,
ए इज बी, ही इम्प्लॉयज। यदि कोई कवि कहता है ए बी है तो वो क्या कहना चाहता है? मेटोनिमी यूज करता है फिगर ऑफ स्पीच, या मेटाफर यूज करता है, या आयरोनी यूज करता है, या पैराडॉक्स यूज करता है? क्या करेंगे आप आंसर? मेटाफर, बिल्कुल करेक्ट कर लें। मेटाफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई बात कह देना, विभेद रहित आरोप, दैट इज कॉल्ड मेटाफर इन हिंदी, रूपक अलंकार। ओके। और आयरॉनी, पैराडॉक्स, मेटोनिमी आप समझते हैं क्या होता है। आज मैंने फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को पहले डाल दिया है। द प्यूरिटन्स हेटेड बियर बेटिंग, इसको बेटिंग को बीट मान लीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे स्पेलिंग सेम सेम था, बट BEAT बीट माने पीटना, सेम स्पेलिंग। नॉट बिकॉज इट गेव, ये मतलब सेम स्पेलिंग का मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो आजकल बदल के बीट हो गया है, BEAT। नॉट बिकॉज इट गेव पेन द बियर, बट बिकॉज इट गेव प्लेजर टू द स्पेक्टेटर्स। बताइएगा, यदि प्यूरिटन लोग नफरत करते थे भालुओं को मारने पीटने में, तो वो भालुओं से नहीं नफरत करते थे या मारने की प्रथा से नहीं नफरत करते थे, बल्कि उस दर्द से नफरत करते थे जो मतलब जो है भालुओं को मिलता था, और ये आनंद देता था दर्शकों को। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। द प्यूरिटन्स हेटेड बियर बीटिंग, मतलब भालुओं को मारना उनको नहीं पसंद था। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि वह भालुओं को दर्द देता है, बल्कि इसलिए कि वह दर्शकों को आनंद देता है। आपको पता है ना कि प्यूरिटन ने 1900 मुँह से निकल गया, 1642 ईस्वी में थिएटर को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बंद करवा दिया था। उनका मानना था कि अगर थिएटर खुलेगा तो दर्शक बर्बाद होंगे। ओके, जनता को बर्बाद करने का श्रेय थिएटर को जाता है। तो 1642 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत थिएटर पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था। और फिर ये 1660 ईस्वी में जब मोनार्की रीस्टोर हुई, चार्ल्स सेकंड आए, तभी खुला। तो यहाँ पर इसलिए नहीं वो जो है नफरत करते थे भालुओं को पीटना कि उनको दर्द देता है, बल्कि इसलिए कि वो दर्शकों को आनंद प्रदान करता है। तो यहाँ पर एंटीथीसिस है, ठीक है। एक क्लॉज का जस्ट अपोजिट क्लॉज आपको मिल रहा है एंटीथीसिस, याद रखिएगा। ओके, थोड़ा लंबा है लेकिन समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लिटोटेस है, एंटी क्लाइमेक्स, एंटीथीसिस है, या सेनेक्डॉकी है? बताइए। यहाँ भी आपको एंटीथेसिस ही मिलेगा, ठीक है। सन एंड शावर, यहाँ आपको मिल रहा है ना 3 years शी गिव इन सन एंड शावर। तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा एंटीथेसिस। यहाँ भी विरोधाभास हो रहा है। लिटरेटस मतलब नकारात्मक में सकारात्मक, निगेटिव वर्ड नॉट वगैरह यूज होता है, नहीं हुआ है। एंटी क्लाइमेक्स मतलब होता है घटते चले जाना, ठीक है, फॉलिंग एक्शन। और सिनेक्डॉकी मतलब किसी और के जो है होल फॉर समथिंग, पार्ट ऑफ होल। तो ये नहीं होगा, मेटोनिमी करेक्ट, एंटीथीसिस करेक्ट है। ओके, बिल्कुल सी वाले विद्यार्थी करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रिएटेड विथ ह्यूमन इमोशंस? बताएंगे आपको। यहाँ पर आपको बताना है कि नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग जिसको जो है नेचर क्रिएट किया है, ह्यूमन इमोशंस के द्वारा उसको प्रस्तुत करना। पैरोडी कहलाता है, पैथेटिक फैलिसी कहलाता है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहलाता है, या अफेक्टिव फैलिसी कहलाता है? कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे आप? बिल्कुल आप आंसर करते रहें, बी ऑप्शन करेक्ट है, पैथेटिक फैलिसी। ओके, तो पैथेटिक फैलिसी करेक्ट उत्तर है। पैरोडी मतलब होता है हास्यात्मक नकल, जैसे पामेला का शामेला आपको मिल जाएगा। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी TS इलियट का है, यानी कि एकत्रीकरण कर देना। अफेक्टिव फैलिसी मतलब कोई भी चीज़ आप दिखाओ उसका रिजल्ट दर्शक पे छोड़ दो, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलिसी। तो पैथेटिक फैलिसी में जैसे आप कहते हो ना कि जंपिंग लीव्स, डांसिंग लीव्स, जंपिंग रेन, इस तरीके से आपको जो है पैथेटिक फैलिसी मतलब जो नेचर ने बनाया, जैसे फूल, पत्तियां, नदी, पठार, पर्वत, ये सबको जो है ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट करना। पर्सोनिफिकेशन में ये अंतर है कि उसमें भावनाएं भी डाल देते हैं, भावनाओं को भी मनुष्य बना दिया जाता है, जैसे अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग। तो यहाँ पे भावनाएं नहीं रहेंगी, सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक फैलिसी। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 11। द प्रिजन वॉज प्लेस्ड इन द कंडेम्ड सेल, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आज मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया क्या फिगर ऑफ स्पीच, बट कोई नहीं, रिवीजन करते रहिए।
थोड़ा थोड़ा रोज सीखिए, नया सीखिए। द प्रिजन वॉज प्लेस्ड इन द कंडेम्ड सेल, बताइए। फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। आयरोनी है, ट्रांसफर इपिथेट है, इपिग्राम है कि पैराडॉक्स है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। बताइएगा, द प्रिजन वॉज प्लेस्ड इन कंडेम्ड सेल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है, ट्रांसफर इपिथेट। ये बताइए कि जो प्रिजन है उसकी निंदा की गई है कि सेल की निंदा की गई है जहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया? तो प्रिजन निंदनीय है ना कि सेल निंदनीय है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ट्रांसफर इपिथेट। ओके, आगे बढ़ जाएं। द थीम ऑफ कोमस इज बारोड फ्रॉम, कोमस एक मास्क है, 1634 ईस्वी में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, आपको पता है ना। लुडलो कासल, अर्ला ब्रिजवाटर, ये सब फैक्ट इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो किस पर आधारित है, मतलब किससे लिया गया है? इलियड पर या एनीड पर या ओडिसी पर या यूलिसीस पर? आप जानते हैं इलियड और ओडिसी होमर का है, वर्जिल का एनियड है और यूलिसीस टेनिसन का है। यूलिसीस पोयम कहे, ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन का है, लेकिन यूलिसीस नावल कहे तो जेम्स जॉयसी का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? सी। ओके, ओडिसी पर आधारित है जो कि होमर के द्वारा लिखा गया एक इपिक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फार्स इन अ प्ले वाज टू। फार्स आप जानते हैं कॉमेडी का ही एक रूप था, जिसमें मतलब रेडिकुलस कॉमेडी दिखाई जाती थी, हास्य एकदम बना दिया जाता था माहौल। तो उसको क्या कहते थे, बताइएगा। उद्देश्य क्या होता था? पहला ऑप्शन है मिडिल क्लास दर्शक को खुश करना, दूसरा लोअर क्लास दर्शक के लिए, तीसरा दरबारियों के लिए, चौथा जो है जो रॉयल सोल्जर थे उनके लिए। तो आपको पता है ना, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मिलाकल प्ले, फिर इंटरल्यूड आया, फिर ट्रेजी कॉमेडी आया, फिर कॉमिक रिलीफ आया, फिर कॉमेडी भी आप जानते हैं एक था, फिर फार्स आ गया। तो उसके बाद आप देखते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर आया, मैनर आया, सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल, प्रॉब्लम प्ले, ये सब आपका ड्रामा का बदलता रूप है। तो फार्स का उद्देश्य होता था लोअर क्लास के लोगों के दर्शक को खुश करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। व्हाट वर द पॉलिटिकल पैम्पलेट्स एंड शॉर्ट्स राइट अप्स ऑफ मिल्टन कॉल्ड, बताइए। मिल्टन ने जो पॉलिटिकल पैम्पलेट्स लिखा था उसको जो है और शॉर्ट्स लिखे थे उसको क्या कहा गया? क्लोजेट ड्रामास कहा गया, रिव्यूज़ कहा गया, ट्रैक्ट्स कहा गया या मिसलेनियस कहा गया? आप जानते हैं कि जब 1642 में थिएटर बंद हुआ तो आप देखते हैं कि ये 1644 में है ना, 1644 में और सब कुछ मतलब पूरा रहे। उसके बाद आप देखते हैं 1652 में इनकी आंखें गई 44 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भी विरोध किया था कि मतलब क्यों आखिर एरोपैजिटिका आप देखते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए इन्होंने कही थी। तो ये ट्रैक्ट्स था, बिल्कुल सी। ओके, पैम्पलेट जो छोटे छोटे पैम्पलेट लिख करके जगह जगह मतलब बातें अपनी कही जाती थी, प्रचार किए जाते थे, तो उनको ट्रैक्ट्स कहा गया। ओके, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। मिल्टन की अगर लाइफ टाइम की बात करें तो आप देखते हैं कि 1608 में जन्म होता है और 1674 में मृत्यु होती है। ओके, और इनके पॉलिटिकल जो है ट्रैक्ट्स थे, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स था, द जज ऑफ मार्टिन ब्यूकर था, या टेट्राकॉर्डन या चॉर्डन था एक, और चौथा था कोलास्टेरियन रिटन बाय मिल्टन फ्रॉम। अब इनके जो मतलब ये सारे जो चारों टैक्ट्स थे ये 1643 ईस्वी से लेकर के 1645 के बीच में लिखे गए थे। 42 में देखिए थिएटर क्लोज होता है और जो है रोक लग जाती है सबके ऊपर। आपने भारत में भी देखा था ना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन लिटन, ये सब जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में भी तो लगा था ना, आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, तो उसी प्रकार से वहाँ भी रहा था। ओके, तो आपको आंसर मिल गया ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आगे ही डैश है कॉल्स द एसे एज अ लूज शैली ऑफ द माइंड, बताइएगा किसने एसे को लूज शैली ऑफ माइंड कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, सैंड्सबरी ने, बेन जॉनसन ने या ओलिवर गोल्डस्मिथ ने? तो देखिए आपको पता है, बस ध्यान रखना क्रिटिक कौन था। तो क्रिटिक आपके थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, आंसर यही हो जाएंगे। क्रिटिक क्या करते थे?
पुरानी चीज़ों को पढ़ते थे, पढ़ करके अपना व्यू देते थे। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसके करेक्ट आंसर हैं। आगे बढ़ जाइएगा। द फोर मेन नैरेटिव जोनरा ऑफ लिटरेचर आर। 4 नैरेटिव जोनरा थे लिटरेचर के, कौन कौन थे? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी। और चौथा कौन सा था? आपको ऑप्शन मिल रहा है आयरोनी, पोएटिक, प्रोज या ऑटोबायोग्राफी। चौथा कौन सा आप करेक्ट करेंगे बताइएगा। देखिएगा, अगर आप कॉमेडी की, रोमांस की, ट्रेजेडी की और इसके बाद आप बात करें तो नैरेटिव आयरोनी होता था। ठीक है, कि मतलब किसी चीज़ को व्यंग्यात्मक रूप से कहना। और बाकी पोएटिक, प्रोज और ऑटोबायोग्राफी ये सब तो एक ही का हो जाएगा। प्रोज और ऑटोबायोग्राफी शुरुआत में तो आयरोनी होता था। आगे बढ़ें। आयरोनी 3 प्रकार की होती थी ना, सिचुएशनल, वर्बल और ड्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 17, इन किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज हैंग्ड। किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, उसमें किसको हैंग कर दिया जाता है? किंग लियर की 3 बेटियां थीं, गोनोरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। किंग लियर अपने बूढ़े थे, राजा थे, तो ये इसमें किसको फांसी चढ़ जाती है? गोनेरिल और रीगन, ये दोनों तो आप देखते हैं विलन बेटियां थीं। कॉर्डेलिया थी जो अंत में आप देखते हैं कि उसको फांसी लग जाती है, और किंग लियर भी इसीलिए तड़फ तड़फ के मर जाते हैं। तो कॉर्डेलिया करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। स्पेंसर्स अमोरिटी इज द कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी सॉनेट्स। विलियम नहीं, एडमंड स्पेंसर का एमोरिटी जो सोनेट है, ये आपका एडमंड स्पेंसर के डेट की बात करें तो इनका लाइफ टाइम देखें 1552 से लेकर के 1599 इनका पूरा जीवन काल है एडमंड स्पेंसर का। एलिजाबेथन एज के दरबारी कवि थे। और अमोरिटी की बात करें तो 1595 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, ये पब्लिश हुआ था। एडमंड स्पेंसर ने इसको लिखा था, लेकिन ये पब्लिश किया गया था विलियम पॉन्डसनबाई के द्वारा, पब्लिश किया गया था लंदन में। लिखा था एमोरिटी, सोनेट सीक्वेंस था, इसमें 88 सोनेट थे। आप कहीं कहीं देखेंगे तो 89 भी मिल जाएगा। ठीक है, 88 और 89 दोनों फैक्ट याद रखें और आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, विकिपीडिया पे 39 ही दिखाता है, बट बुक में 88 भी मिल जाता है और आपको पता चल गया। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, फेरी क्वीन क्या है? बैलेड है, एलिगरी है, एलिजी है कि इडिल है? फेरी क्वीन क्या है? फेरी क्वीन 19 का आंसर क्या होगा? एलिगरी है। ओके, 19 का सी एलिगरी है। देखिएगा, ये एपिक पोएम भी है, एलिगरी भी है। किसके द्वारा लिखा गया है यह भी आप बताते चले, एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, परेशान ना होएं, आंसर करते रहें। एडमंड स्पेंसर ने लिखा था एलिगरी। फेरी क्वीन है जो कि एलिगरी था, वो एपिक पोएम भी था, एडमंड स्पेंसर ने लिखा था और ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था तो 1590 में, 1590 में। लेकिन आप इसको याद रखें, 12 किताब लिखने की वो सोचे थे, कंप्लीट सिर्फ 6 ही कर पाए थे। इसको भी याद रखें, याद करें कि 12 वो सोचे थे लेकिन 6 कंप्लीट कर पाए थे। बुक 1 से लेकर के, इसको याद रखेंगे कि बुक 1 से लेकर के बुक 3, बुक 1 से लेकर के बुक 3 ये 1590 में पब्लिश हुआ था। और दोबारा जो है बाकी किताबें यानी कि बुक 4 और आपका बुक 4 से लेकर के बुक 5 तक, ये दोनों पब्लिश हुआ था 1596 में, ये ऐड करके पहला वाला पार्ट, तो इसको याद रखेंगे। ओके, और इसमें इसी जो है फेरी क्वीन में ही स्पेंसरियन स्टेंजा को इन्होंने इन्वेंट किया था, एडमंड स्पेंसर ने। ठीक ना, और इसमें 6 मेन वर्चू बताए गए हैं फेरी क्वीन में, जो कौन कौन से हैं याद रखें। होलीनेस है, और आपको मिल जाएगा टेम्परेंस मिल जाएगा, और आपको चैस्टिटी मिल जाएगा, चैस्टिटी, और फ्रेंडशिप मिल जाएगा, फ्रेंडशिप, जस्टिस और कोर्टसी। ओके, जस्टिस और कोर्टसी, तो ये मिल जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। टाइटेनिया कैरेक्टर किस में आती हैं? ऑप्शन ले लें, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेवर लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर या रोमियो एंड जूलियट। बताइएगा किस में आ जाती हैं।
मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज लोस्ट तो आप जानते हैं, बट पैराडाइज रीगेन्ड भी याद रखें। पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसंग एगोनिस्ट ये दोनों साथ में आया था 1671 में। और सैमसंग एगोनिस्ट एक ट्रेजेडी है, ग्रीक मॉडल पर आधारित है, लेकिन पैराडाइज रीगेन्ड 4 किताबें हैं, याद रखिए डी, 4 किताबें। ओके, 4 बुक्स हैं। और आप देखें क्वेश्चन नंबर 22, अ टाइम टू चेंज किसने लिखा है। कमला दास ने, निजी मिजिकिल ने, मुल्कराज आनंद ने या राजा राव ने। अ टाइम टू चेंज बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, निजी मिजिकिल ने। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, टाइम टू चेंज बाई निजी मिजिकिल। ठीक है, पोएटिक कलेक्शन था। हु इज़ द ऑथर ऑफ मास्क ऑफ मर्सी, ये बताएं। मास्क ऑफ मर्सी ये इसके राइटर कौन है, ऑप्शंस ले लें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, रॉबर्ट फ्रस्ट या डी.एच. लॉरेंस, बताइएगा। रॉबर्ट फ्रस्ट ने इसको लिखा था, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। रॉबर्ट फ्रस्ट 1874 में बर्थ होता है और 1963 में इनकी डेथ होती है। और ये जो बुक था मास्क ऑफ मर्सी ये 1947 में इन्होंने, ठीक है, पब्लिश करवाया था। ओके, ये बिब्लिकल स्टोरी पर आधारित है, याद रखिएगा, इट इज़ अ ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क। कौन सा इसमें से हेमिंगवे का वर्क नहीं है, बताइए। सन ऑल्सो राइजेज है, 1926 में आया था। मॉबी डिक है, 1551 में आया था। और फेयरवेल टू आर्म्स 1940 में आया था। और 1929 में, सॉरी, फॉर हुम द बेल टॉयल्स 1940 में आया था। और द फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आया था। तो मॉबी डिक नहीं है, बाकी सारे वर्क्स अर्नेस्ट हेमिंगवे के हैं। मॉबी डिक तब किसका है, तो मॉबी डिक का सब टाइटल देख लें, इसका दूसरा नाम है द व्हेल। द व्हेल, ओके, इसका दूसरा नाम है। ये एक नावल है, अमेरिकन राइटर, याद रखें किसके द्वारा, हरमन मेलविले के द्वारा, मेलविले के द्वारा लिखा गया है ये। और ये 1551 में पब्लिश हुआ था, याद रखेंगे आप। ओके, मॉबी डिक, यही इनका वर्क नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 25 देख लें, क्लासिकल ट्रेजेडी किसका फॉर्म है, नॉवेल का, प्रोज का, पोएट्री का कि ड्रामा का। ये तो आप आंख बंद करके सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए करेक्ट है, क्लासिकल ट्रेजेडी ड्रामा का ही एक पार्ट है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते मज़ा आया होगा, आपने किया भी बहुत बढ़िया से। इसी तरह से आप मेरे से जुड़े रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अंत तक बने रहते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप अपनी राय भेजें, या मेरे से भी कुछ अगर हो जाता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि ना जो है ना आप हमसे कम हैं और ना ही मतलब जो है ना, मैं आपसे ज़्यादा हूँ, तो हम दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यही ध्यान रखें कि बस मिल के चलना है और बहुत बढ़िया से एक दिन कुछ अच्छा करना है। इसी मेहनत के साथ लगे रहें, बहुत मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट। ओके।